Dear students, this is S.K. Sugla. We are studying noun common error rules. Till now we have studied 5 rules. Now we are going to study the 6th rule. Let's see. अब तक नाउन के कॉमन रूल्स वाले टॉपिक में हम लोग 5 रूल्स स्टडी कर चुके हैं. आज मैं छठा रूल आपको बताने वाला हूं. ये जो रूल्स हैं ये छोटे छोटे रूल्स हैं, yet they are very important. Take a look at them. 6th rule goes like this. तो ये रूल कह रहा है कि सेंटेंस में कहीं भी वन ऑफ अगर आपको दिख जाए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू कीप इन back of your mind, that whenever we use one of, wherever in the sentence, it is always followed by a noun in plural number. इस एग्जाम्पल को देखिए. मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पे. मैंने लिखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉट दिस प्राइज. तो सेंटेंस लुक्स फाइन. ऐसा लग रहा है कि एक दोस्त है, उसको प्राइज मिला है. सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, लेकिन सेंटेंस एक्चुअली ये नहीं कहना चाह रहा है. आप यहां पे देख रहे हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला ये जो नाउन है ये सिंगुलर नंबर में रखा गया है. दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स. और इस सेंटेंस का अर्थ होगा मेरे बहुत सारे दोस्तों में एक दोस्त ने इस प्राइज को जीता है. यानी बहुत सारे में से जब हम किसी एक की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं. और ध्यान रखना है इस बात को कि वन ऑफ कहीं भी लगा हो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल ही होगा. वन ऑफ के अलावा भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिनके बाद आने वाले नाउन हमेशा प्लूरल रखे जाने चाहिए. यहां मैं उनका लिस्ट लिख दे रहा हूं. जैसे कहीं भी अगर ईच ऑफ लिखा हो, आइदर ऑफ लिखा हो, नाइदर ऑफ लिखा हो, नन ऑफ लिखा हो, एवरी वन लिखा हो, एवरी वन ऑफ लिखा हो, मेनी ऑफ लिखा हो, सेवरल ऑफ लिखा हो, ये सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद आने वाला नाउन जो होगा ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा. लेकिन इन सारे एक्सप्रेशंस में वन ऑफ बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा है. इसके अलावा इन एक्सप्रेशंस को भी आपको ध्यान में रखना है. एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. ईच ऑफ, आइदर ऑफ या ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, इन सब के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा. तो ये हमारा छठा रूल था. लेट्स सी द 7th रूल. 7वें रूल को देखते हैं. मैं इसको मिटा रहा हूं. इफ यू वांट टू राइट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट. 7th रूल को देखिए. 7th रूल भी एक बहुत ही छोटा और बढ़िया रूल है. ये एक्सप्रेशन है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का. तो आप देख रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के पहले भी एक नाउन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद भी एक नाउन लगा है. ये दोनों नाउन अलग अलग होते हैं आमतौर पे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन लगा है और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन लगा है दोनों एक ही नाउन अगर हो जाए तो उस केस में एक चीज को हमें ध्यान देना है कि ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखे जाएंगे. तो यही आपका 7वां रूल है कि अगर प्रीपोजिशन के आजू बाजू, प्रीपोजिशन के पहले और उसके बाद एक ही नाउन, अगर एक ही तरह का नाउन लगा है तो उसको सिंगुलर फॉर्म में ही हमको रखना है. जैसे यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखिए. अगर मैं लिखूं villages after villages, villages after
विलेजेस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन लगा है वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो हमारे रूल के हिसाब से ये जो लिखा गया है ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। हमको क्या लिखना होगा? ऑफ कोर्स वी विल हैव टू राइट विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इस रूल पे बेस्ड कोई भी नाउन होगा, कोई भी इक्वेशन इस रूल पे बेस्ड होगा तो उसको इसी सिंगुलर पैटर्न में रखेंगे। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं डोर्स टू डोर्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू के पहले जो नाउन लगा है वही नाउन टू के बाद लग रहा है, लेकिन दोनों को प्लूरल फॉर्म में रखा गया है, इसलिए गलत है। करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका डोर टू डोर, दिस इज करेक्ट। सो दिस इज रूल नंबर 7। लेट्स सी रूल नंबर 8। 8वें रूल को देखते हैं। आठवां भी एक बहुत ही छोटा सा रूल है, but we will have to be careful about it. Take a look at it. In this rule, I am talking about fraction. मैं इसमें फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। जनरली मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन को यूज किया जाता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक भाग या किसी भी चीज का एक अंश, उसको फ्रैक्शन के माध्यम से लिखते हैं। तो इंग्लिश में मैथमेटिकल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं ये रूल उसके बारे में बात कर रहा है। मैं एक फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा है 1/3। दूसरा फ्रैक्शन मैंने लिखा है 2/3। तो इस रूल में क्या देखना है, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर आपका, इफ न्यूमरेटर, द रूल इज इफ न्यूमरेटर इज मोर देन 1, अगर आपका न्यूमरेटर 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर शुड बी इन प्लूरल फॉर्म, डिनोमिनेटर शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। तो डिनोमिनेटर को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, यही आपका रूल है यहां पे। दिस इज द रूल रिलेटिंग टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे ये रूल उसको गाइड करता है। तो मैं अगर 1/3 को अगर लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/3 और बीच में एक हाइफन दे देंगे। यहां पे 2/3 को लिखना होगा तो अगर हम लिखते हैं 2/3, तो 2/3 अगर कहीं लिखा जाए, ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर 1 से बड़ा है, इसलिए हमारा रूल कह रहा है कि डिनोमिनेटर को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहां पे 2/3 लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका 2/3। दिस इज करेक्ट। तो ये रूल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में इसके बारे में बात कर रहा है कि न्यूमरेटर जब भी 1 से बड़ा हो तो डिनोमिनेटर को हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। 9वें रूल की तरफ बढ़ते हैं। इनफैक्ट 9वां और 10वां रूल दोनों मैं एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। टेक अ लुक एट इट। यहां मैं 9वां रूल लिख रहा हूं और उसी के नीचे मैं 10वां रूल लिख रहा हूं। तो सबसे पहले 9वें रूल को देखते हैं। यहां पे मैं एक ऐसे नाउन के बारे में बात कर रहा हूं जिसको मेजर करना है। नाउन टू बी मेजर्ड, नाउन टू बी मेजर्ड। 10वें रूल में भी मैं ऐसे नाउन की बात कर रहा हूं जिसको हमको मेजर करना है, नाउन टू बी मेजर्ड। तो अगर हमको किसी नाउन को मेजर करना है, उसको मापना है किसी भी तरीके से, तो हमारा एक 2 तरीका है मापने का। पहला तरीका है डिफिनिट वे। तो यहां पे मैं डिफिनिट वे में कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में बात करूंगा। डिफिनिट वे यानी निश्चित तौर पे अगर किसी नाउन को मेजर करना है निश्चित तौर पे, तो 9th रूल में मैं उसका इक्वेशन बात कर रहा हूं। अगर किसी नाउन को इनडिफिनिट वे में मेजर करना है तो हम इस 10वें पैटर्न का बात करेंगे, 10वें इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे इनफैक्ट। तो सबसे पहले हम डिफिनिट वे में कैसे मेजर करते हैं किसी नाउन को, उसके बारे में बात करते हैं।
तो जब भी किसी नाउन को मेजर करना होता है तो उसके पहले हम एक मेजरिंग वर्ड यूज करते हैं, मेजरिंग वर्ड। और ये मेजरिंग वर्ड भी एक तरह का नाउन ही होता है। और इस मेजरिंग वर्ड के पहले हमको एक डेफिनिट नंबर लगाना होता है, और ये डेफिनिट नंबर है इस नाउन को डेफिनेटली मेजर करने में हमें हेल्प करता है। तो इसको मैं एक इक्वेशन के रूप में यहां पे बना देता हूं। तो अगर किसी नाउन को डेफिनिट वे में मेजर करना है तो इस नाउन के पहले आपको एक मेजरिंग वर्ड लगाना पड़ेगा और उसके पहले डेफिनिट नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको बात कौन सी ध्यान में देनी है? इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ये बीच वाला मेजरिंग वर्ड जो होता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। दिस हैज टू बी इन सिंगुलर फॉर्म। और जब आपको एरर्स दिए जाते हैं तो इस बीच वाले मेजरिंग नाउन को भी प्लूरल करके दिया जाता है, तो दैट इज इनकरेक्ट। जरा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसको देखिए। अगर मैं लिखूं 5 डजन्स एग्स, तो यहां पे किसको मेजर किया जा रहा है? एग्स को मेजर किया जा रहा है। और एग्स को मेजर करने के लिए उसके पहले एक मेजरिंग वर्ड आपने यहां पे डजन यूज किया है, दिस इज द मेजरिंग वर्ड, और उसके पहले आपने डेफिनिट नंबर 5 लगाया है। लेकिन यहां पे मिस्टेक क्या किया है कि बीच वाले मेजरिंग वर्ड को भी आपने प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है। 5 दर्जन अंडे, इसको आप 5 डजन्स एग्स नहीं लिखेंगे। द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी 5 dozen eggs. So this is the way you will be writing this expression. अब हम indefinite way की बात करते हैं। indefinite way में किसी नाउन को अगर मेजर करना हो, indefinite way में कब मेजर करना पड़ेगा? जब आपको किसी नाउन की डिफिनिट संख्या का पता नहीं होगा। जैसे मैं आपके सामने एक बड़ा सा ट्रे रख दूं और ट्रे में बहुत सारे अंडे हों, तो आप तो उसको इमीडिएटली गिन नहीं सकते हैं। तो उस केस में आप डेफिनिट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस केस में आप इंडेफिनिट वे का यूज करिएगा। और इंडेफिनिट वे में हम क्या करते हैं? इस नाउन के पहले भी एक मेजरिंग वर्ड लगाते हैं, मेजरिंग वर्ड यूज करते हैं। और चूंकि हमारे पास डेफिनिट संख्या नहीं है, हमारे पास डेफिनिट डेटा नहीं है, इसलिए मेजरिंग वर्ड के पहले डेफिनिट नंबर हम नहीं लगा सकते हैं। दैट इज वाई ये इंडेफिनिट वे में मेजर किया जा रहा है। तो जब मेजरिंग वर्ड आपने लगा दिया तो इस मेजरिंग वर्ड और इस नाउन जिसको मेजर किया जाना है, इसके बीच में हम प्रीपोजिशन ऑफ यूज कर देंगे। और इस केस में क्या होगा कि इस मेजरिंग वर्ड को आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। यू विल हैव टू राइट दिस मेजरिंग वर्ड इन प्लूरल फॉर्म। और ये नाउन तो प्लूरल होगा ही। अब जरा इसको मैं इक्वेशन में लिख देता हूं। तो इसका मैं एग्जांपल्स दूं। अगर आपको मैंने जैसा कहा कि ट्रे में बहुत सारे अंडे हैं, उनसे पूछूं कि कितने अंडे हैं, तो आप संख्या आपके पास नहीं है, तो आप इस पैटर्न से आपको नहीं कह सकते कि कितने अंडे हैं। तो यू विल बी सेइंग कि दर्जनों अंडे हैं। द ट्रे कंटेन्स डजन्स ऑफ एग्स। क्या कहेंगे आप? यू विल कॉल इट डजन्स ऑफ एग्स। यहां देख रहे हैं कि मेजरिंग वर्ड डजन हो गया और नाउन जिसको मेजर किया जाना है एक्स, ये हो गया, और दोनों के बीच में ऑफ लगा दिया गया। हम कभी भी डजन ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे। उसी तरह मान लीजिए कि लाल किले पे बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और आपसे पूछा जाए कितने लोग हैं, तो यू विल सिंपली से हजारों की संख्या में लोग हैं। हाउ यू विल से थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अगर हमारे पास निश्चित सूचना हो कि अगर 5000 लोग हैं तो हम कहेंगे 5000 पीपल। लेकिन हमारे पास अगर डिफिनिट नंबर नहीं हो तो इनडिफिनिट वे में मेजर करते हैं। तो यहां आपने 9वें और 10वें रूल में देखा कि किसी भी नाउन को कैसे डेफिनिट और इनडिफिनिट वे में मेजर किया जाता है। और इस एक्सप्रेशन के ऊपर आपको, इस इक्वेशन के ऊपर आपको मिस्टेक्स पूछे जाते हैं। अगर आप इसको क्लियरली समझ लेते हैं तो इस पे आधारित कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जरा मैं 11वां रूल जो है आपके सामने लिख रहा हूं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, इसलिए 11वां रूल में 9वां रूल मैंने मिटाया नहीं है। अगर कहीं पे
डिफिनिट नंबर हो, और इसके बाद सिर्फ मेजरिंग वर्ड लगा हो, जिस ना किसी भी नाउन को जिसको मेजर किया जाना है, अगर इसका प्रयोग नहीं किया गया हो तो उस केस में मेजरिंग वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। जैसे अगर हम लिखना होगा 5 डजन्स, विल राइट 5 डजन्स। और 5 डजन्स क्या है, ये नाउन यहां पे नहीं है, इसलिए एक से बड़ी कोई भी संख्या हो और उसके बाद कोई नाउन आए तो इस नाउन को हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। तो इस 11वें एक्सप्रेशन को भी, इस 11वें रूल को भी आप इसके नीचे लिख लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू द 12th एंड द लास्ट रूल फॉर द डे। आज की वीडियो का मैं 12वां और आखिरी रूल आपको बताने वाला हूं। लेट्स सी। बारहवां रूल जो है ये पर्सोनिफिकेशन के ऊपर है। पर्सोनिफिकेशन एक तरह का पोएटिक डिवाइस होता है जो पोएम्स में या दूसरे लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्सोनिफिकेशन के ऊपर भी आपको एरर्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम रूल्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से नाउन को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश, यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट। जरा सा देखिए, जेंडर के हिसाब से नाउन को 4 कैटेगरी में बांटा है। जितने भी नाउन मेल जेंडर के होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर का कहते हैं। जो फीमेल जेंडर वाले होते हैं उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और ऐसे नाउन जिससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मेल का मैं एग्जांपल दूं फादर, इससे मेल का बोध हो रहा है। फीमेल का मैं एग्जांपल दूं मदर। ऐसा नाउन जिससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो उसको कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे मैं कहूं डॉक्टर, या मैं कहूं स्टूडेंट, या मैं कहूं टीचर, तो इससे मेल और फीमेल दोनों का बोध हो सकता है। लास्ट हमारा जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में वैसे सारे नाउन्स आते हैं जिनमें सेक्स एब्सेंट होता है, ना ही मेल का बोध हो ना ही फीमेल का बोध हो, नाइदर मेल नॉर फीमेल। जैसे मैं बात करूं माउंटेन की या रिवर की बात करूं तो ये किस जेंडर में आ जाएंगे? दे विल कम अंडर न्यूटर जेंडर। तो पहले मैंने आपको जेंडर बता दिया, उसके बाद मैं पर्सोनिफिकेशन बता रहा हूं। तो जरा पर्सोनिफिकेशन को हम देखते हैं। अब तो आपको पता है कि न्यूटर जेंडर में वो सारे नाउन्स आते हैं जिनमें सेक्स एब्सेंट होता है। दोज नाउन दैट नाइदर हैव मेल सेक्स नॉर हैव फीमेल सेक्स आर पुट अंडर दिस कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर वाले जितने भी नाउन्स हैं कभी कभी इनको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। समटाइम्स दे आर ट्रीटेड लाइक अ पर्सन। तो न्यूटर जेंडर वाले नाउन को जब हम पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सो व्हेन वी ट्रीट अ नाउन दैट इज विदाउट सेक्स लाइक अ पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो जब हम किसी न्यूटर जेंडर वाले नाउन को पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं तो या तो उसको मेल कंसीडर करेंगे या फीमेल कंसीडर करेंगे। non-living thing with strength and vigor, with
आर कंसिडर्ड मेल, आर कंसिडर्ड मेल। ऐसे नॉन लिविंग थिंग, ऐसे न्यूट्रल जेंडर वाले नाउन जो ताकत का या ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, उनको हम मेल कंसिडर करते हैं। एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स showing beauty, grace or care are considered female, are considered female। यानी ऐसे नॉन लिविंग थिंग जो कि सुंदरता का प्रतीक हो, ग्रेस का प्रतीक हो और केयर का प्रतीक हो, उनको फीमेल कंसिडर करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफिकेशन के अंदर या तो मेल कंसिडर करेंगे या फीमेल कंसिडर करेंगे। जैसे मेल का मैं कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे सन हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, वार हो गया, विंड हो गया, इनको हम मेल कंसिडर करते हैं। फीमेल का भी मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं, जैसे मून हो गया, स्प्रिंग हो गया, कंट्री हो गया, कार हो गया, ट्रेन हो गया, एक्सेट्रा। इनको हम फीमेल कंसिडर करते हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन के ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जरा उनको हम देखते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन के ऊपर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्न पर्सोनिफिकेशन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि हम जब किसी मेल की बात करते हैं तो मेल के लिए हम ही ग्रुप का प्रोनाउन यूज करते हैं। ही ग्रुप का प्रोनाउन मतलब ही, हिज, हिम। तो ये ही ग्रुप के प्रोनाउन मेल के लिए यूज किए जाते हैं। फीमेल के लिए हम शी ग्रुप वाले प्रोनाउन को यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट ग्रुप वाले प्रोनाउन को यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया गया, नॉन लिविंग थिंग पर्सोनिफाइड, ऐसा नॉन लिविंग थिंग जिसको पर्सोनिफाई कर दिया गया हो, नॉन लिविंग थिंग पर्सोनिफाइड, तो उसके लिए या तो हम ही ग्रुप यूज करेंगे या हम शी ग्रुप यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि जिस नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई किया गया है वो मेल कंसिडर किया जाना चाहिए या फीमेल कंसिडर किया जाना चाहिए। तो प्रोनाउन का ये रूल हमारा ऐसे कहता है, ऐसे प्रोनाउन को हम यूज करते हैं। तो जरा हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पर्सोनिफिकेशन जब करेंगे तो किस तरह का मिस्टेक आ सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, दोनों एग्जाम्पल में मैंने सब्जेक्ट मून को बनाया है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि मून हैज मेनी मिनरल्स ऑन इट्स सरफेस। तो यहां इट्स जो है प्रोनाउन यूज किया गया है, और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है, मून के लिए यूज किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने सब्जेक्ट मून को ही बनाया, मून हैज हिडन इट्स फेस इन द क्लाउड्स। दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मून के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया गया है, दूसरे सेंटेंस में भी हमने मून के लिए प्रोनाउन इट्स का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में इट्स का इस्तेमाल जो है ये गलत है। दूसरा सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है।
क्यों गलत है? क्योंकि दूसरे सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, मून को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो जब मून को एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे तो उसके लिए हम प्रोनाउन पर्सन वाला ही यूज करेंगे। यहां इट्स तो सही है क्योंकि यहां मून का कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं हो रहा है, यहां मून को एक पर्सन की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा है। मून हैज मेनी मिनरल्स ऑन इट्स सरफेस, मून को नॉन लिविंग थिंग की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मून हैज हिडन इट्स फेस इन द क्लाउड्स, इसमें चांद के चेहरे की बात हो रही है। तो चेहरा किसका होता है? एक व्यक्ति का होता है। तो जब मून को जब एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट्स कैसे यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम प्रोनाउन इट्स यूज नहीं करेंगे। यहां पे मून को फीमेल कंसीडर करते हैं, इसलिए इट्स को काट के हम यहां पे हर लिख देंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी मून हैज हिडन हर फेस इन द क्लाउड्स। पर्सोनिफिकेशन में एक और मिस्टेक होता है, वो है पॉसेसिव केस के ऊपर। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। यूज ऑफ पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस से भी रिलेटेड मिस्टेक पर्सोनिफिकेशन में पूछा जाता है। आपको पता है कि पर्सन का पॉसेसिव केस जब बनाते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं। थिंग का पॉसेसिव केस बनाते हैं तो उसमें हम ऑफ प्लस उस थिंग को लिख देते हैं। इस तरीके से पॉसेसिव केस बनता है। पर्सन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉसेसिव केस बनाएंगे, आमतौर पर ऐसा होता है, और थिंग में ऑफ लगा के बनाएंगे। लेकिन अगर थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया गया, थिंग पर्सोनिफाइड, तो उस केस में हम थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। दिस इज द रूल। पॉसेसिव केस से रिलेटेड भी ये रूल है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, राम्स हाउस, यहां पे राम एक व्यक्ति है, इसलिए इसका पॉसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगा के बना है, राम्स हाउस, राम का घर। इस दूसरे एग्जांपल को देखिए, बिल्डिंग्स रूफ, इसका मतलब हो गया कि इस भवन का छत। लेकिन भवन जो है एक थिंग है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जब बनाया गया है बिल्डिंग्स रूफ, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस वुड बी द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसका पॉसेसिव केस हम ऑफ लगा के बनाते हैं। लेकिन अगर किसी थिंग को पर्सोनिफाई कर दिया गया, अगर थिंग होने के बावजूद भी अगर पर्सोनिफाई कर दिया गया, तो उसको पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और उसका पॉसेसिव केस हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाते हैं। टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। नेचर्स कॉल, यहां पे नेचर जो है कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहां पे इसका पॉसेसिव केस जो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रकृति का बुलावा। इसको हम कॉल ऑफ नेचर नहीं कहेंगे, वी विल नॉट कॉल इट कॉल ऑफ नेचर। कॉल ऑफ नेचर यानी नेचर का पॉसेसिव केस ऑफ लगाकर नहीं बनाएंगे, हम इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे, क्योंकि यहां नेचर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। नेचर्स कॉल मतलब प्रकृति का बुलावा। तो बुलाता कौन है? एक व्यक्ति बुलाता है। तो नेचर को जब एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा तो इसका पॉसेसिव केस एक व्यक्ति के माफिक ही बनाएंगे। सो दिस इज करेक्ट। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल यहां पे दिया है ताकि ये वीडियो लेंदी ना हो। I hope you like this video. If you like my video, please share and subscribe to my channel. Thank you so much.